हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के 15 मिनट्स में। और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप ईएमआरएसटी, एसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस देखा जाए तो सभी एग्जाम्स में उपयोगी हैं, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कॉल नंबर के आधार पर पुस्तकों की शेल्फ व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्लासिफाइड अरेंजमेंट कहेंगे या डिक्शनरी अरेंजमेंट कहेंगे? क्योंकि डिक्शनरी अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली होती है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कहेंगे या क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉल नंबर सबसे पहले समझ लेंगे। कॉल नंबर की अगर बात करें तो कॉल नंबर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वैसे दो कंपलसरी होता है, ये एक होता है क्लास नंबर, दूसरा जो होता है वो बुक नंबर होता है, और तीसरा जो होता है कलेक्शन नंबर होता है। कलेक्शन नंबर का जरूरत तब पड़ती है जब इंडिविजुअलिटी ना मिल पाए इन दोनों की वजह से। क्लास नंबर और बुक नंबर से उसको इंडिविजुअलिटी नहीं मिल पाती है, तब कलेक्शन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बनता है कॉल नंबर। और इसमें क्लास नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब कि इसका अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा? क्लासिफाइड टाइप का होगा। तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट इज राइट आंसर। ये जो कॉल नंबर से जो भी व्यवस्था की जाती है, शेल्फ अरेंजमेंट की जाती है, यानी अलमारियों में किताबों को रखा जाता है, वो क्लासिफाइड अरेंजमेंट के तहत की जाती है। ठीक है, ना कि अल्फाबेटिकली की जाती है। आगे बात करते हैं, अनुसंधान में कौन सी सैंपलिंग विधि सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले? तो रिसर्च की अगर बात करें हैं, रिसर्च में विच टाइप ऑफ सैंपलिंग इंश्योर्स एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस? तो अनुसंधान में कौन सी सैंपलिंग विधि सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले? परपोसिव सैंपलिंग या कन्वेनियंस सैंपलिंग या सिंपल रैंडम सैंपलिंग या कोटा सैंपलिंग? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सभी को समान अवसर मिले रिसर्च के क्षेत्र में, तो इसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रैंडमली सबको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कामों को समान अवसर मिलता है, सबको इक्वल चांस मिलता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। यूडीसी यूजेज विच टाइप ऑफ नोटेशन, यानी यूडीसी की अगर बात करें तो किस प्रकार का नोटेशन इसमें यूज की जाती है? तो प्योर नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन, डेसिमल नोटेशन, अल्फाबेटिकल नोटेशन। तो इसमें किस प्रकार की नोटेशन? नोटेशन का मतलब होता है अंकन, और अंकन की अगर बात करें तो दो टाइप के ही नोटेशन देखे जाते हैं क्लासिफिकेशन में। एक प्योर नोटेशन होता है और दूसरा मिक्स्ड नोटेशन होता है। तो प्योर नोटेशन वो होता है कि जिसमें केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाए या शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी वर्ड अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाए या किसी सिंबल का प्रयोग किया जाए। तो इन तीन ही तरीके होते हैं अरेंजमेंट करने का और एक आर्टिफिशियल नंबर देने का। या तो न्यूमेरिक वैल्यू में दी जाए, या अल्फाबेटिकल वैल्यू में दी जाए, या तो किसी सिंबल के द्वारा दी जाए। अगर इन तीनों में से कोई एक के द्वारा अगर नंबरिंग की जाती है या क्लास नंबर प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम प्योर नोटेशन कहते हैं। लेकिन अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा क्लास नंबर प्रदान की जाती है तब उसको मिक्स्ड नोटेशन कहते हैं। प्योर नोटेशन का बेहतर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये डीडीसी होती है। डीडीसी किस प्रकार की नोटेशन देखी जाती है? तो प्योर नोटेशन होती है, यानी केवल न्यूमेरिक वैल्यू का ही प्रयोग किया जाता है, यानी अंकों का ही प्रयोग करके क्लास नंबर दी जाती है। मिक्स्ड नोटेशन की अगर बात करें तो इसमें यूडीसी आ जाती है, कोलन क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो यूडीसी पूछा है तो यूडीसी किस प्रकार की नोटेशन होगी? तो मिक्स्ड नोटेशन होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मिक्स्ड नोटेशन। अगला है लाइब्रेरी कंसोर्टियम की अगर बात करें, कंसोर्टियम का मतलब होता है बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बनाते हो, यानी एक तरह से कंसोर्टियम एक सिंडिकेट के रूप में होता है। सिंडिकेट का मतलब छोटे छोटी चीजें मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको कंसोर्टियम कहते हैं। और लाइब्रेरी की कंसोर्टियम का मतलब एक एक लाइब्रेरी मिलके एक मतलब मान लीजिए 10 लाइब्रेरी 20 लाइब्रेरी मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको लाइब्रेरी कंसोर्टियम कहते हैं, और वो आपस में रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं। तो कंसोर्टियम बनाने का मुख्य विशेषता क्या होती है, या मुख्यतः किस लिए बनाया जाता है लाइब्रेरी कंसोर्टियम? तो शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स की शेयरिंग और ई कंटेंट की शेयरिंग के लिए बनाई जाती है। तो लाइब्रेरी आपस में ये रिसोर्स शेयरिंग करते हैं और ई कंटेंट की शेयरिंग करते हैं, तो फायदा ये होता है किसका? लाइब्रेरी कंसोर्टियम का। ठीक है, फिर बात करते हैं कौन सी संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस उपयोगकर्ता को आवश्यक स्रोत ढूंढने में मदद करती है? आवश्यक स्रोत यानी जो उसकी डिमांड होती है, जो रिक्वायर्ड जो सोर्स होते हैं, उसकी जो डिमांड होती है उसको प्रदान करने में, ढूंढने में सहायता करती है, जो संदर्भ सेवा के अंतर्गत आती है।
तो ये नाम से ही स्पष्ट है, तो रेडी रेफरेंस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस, रेफरेंस सर्विसेज या करंट अवेयरनेस, बिल्कुल सही आंसर सीधे तौर पर क्या है, रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन में ही दे दिया है, संदर्भ सेवा उपयोगकर्ता को आवश्यक स्रोत ढूंढने में मदद करती है, तो संदर्भ सेवा ही है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर संदर्भ सेवा यानी सी है। अगला है वैज्ञानिक उत्पादकता यानी साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी की बात हो जा रही है, तो उससे संबंधित कौन सा बिब्लियोमेट्रिक, बिब्लियोमेट्रिक का मतलब होता है ग्रंथ सूची से संबंधित या ग्रंथों से संबंधित या आर्टिकल से रिलेटेड क्या करना, मेजरमेंट करना। तो ग्रंथों का मापन करना, आलेखों का मापन करना, आर्टिकल्स का मापन करना ही क्या कहलाता है, बिब्लियोमेट्रिक्स कहलाती है। बिब्लियोमेट्रिक की अगर बात करें तो बिब्लियोमेट्रिक में एक शब्द आता है साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी। तो साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो लोटका के नियम से संबंधित है। तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी आर्टिकल अगर जर्नल में पब्लिश्ड हो रहा है तो कितने ऑथर के द्वारा कितना ज्यादा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उसका मेजरमेंट करने के तरीके को लोटका लॉ कहते हैं और इसी को साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। जिप्स में क्या होता है, जिप्स में वर्ड का बारंबारता काउंट की जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, किसी भी आर्टिकल में एक शब्द की कितनी पुनरावृत्ति होती है उसकी मेजरमेंट जब करते हैं तो उसको हम जिप्स लॉ कहते हैं। ब्रेडफोर्ड्स लॉ का मतलब कि कोई भी आर्टिकल कितना उसको आर्टिकल को साइटेशन मिल रहा है, संदर्भ मिल रहा है, या बिखराव हो रहा है, या स्कैटरिंग हो रही है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल्स से रिलेटेड क्या होती है, ब्रेडफोर्ड्स होता है। न्यूटन्स लॉ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है, तो ये संदर्भित नहीं, प्रासंगिक नहीं है ये ऑप्शन। तो अगर देखा जाए तो बिब्लियोमेट्रिक से ये तीन मुख्य जो ऊपर के तीन ऑप्शंस हैं यही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो लोटका लॉ का दूसरा नाम साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के रूप में जाना जाता है और जनरली ये आर्टिकल इन जनरल के मेजरमेंट में, यानी पत्रिकाओं में जो लेख लिखे होते हैं उनकी मापन करने की विधि होती है, तो इसको हम लोटका लॉ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन दृष्टिकोण निरंतर सुधार पर केंद्रित होती है। निरंतर सुधार का मतलब कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात कौन करता है, टीक्यूएम करता है, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में होती है, या एमबीओ में होती है, या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में होती है, या स्वॉट एनालिसिस में होती है, या बेंचमार्किंग में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो टीक्यूएम होगा। टीक्यूएम हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे जो पेड बैच चल रहा है उसमें, कि टीक्यूएम हमेशा फीडबैक लिया जाता है टीक्यूएम के अंतर्गत और हमेशा उसमें निरंतर सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। यानी इसमें कभी भी सुधार या क्वालिटी में कभी इंड नहीं होता है, यानी क्वालिटी कभी इंड की तरफ नहीं होती है, निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है सुधार करने की। तो ये टीक्यूएम जो होता है इसका सही आंसर है। इस टीक्यूएम के जरिए जो फीडबैक ली जाती है और फीडबैक के आधार पर फिर से पुनः क्या की जाती है, सुधार करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, निरंतर सुधार की प्रक्रिया या कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहते हैं, जो कौन से मैनेजमेंट थियरी से रिलेटेड है, तो टीक्यूएम से रिलेटेड है। बात करते हैं अगला, किस वर्गीकरण प्रणाली में सहायक तालिकाओं का व्यापक उपयोग होता है। सहायक तालिकाओं की अगर बात करें यानी ऑक्सिलरी टेबल की बात करें तो ऑक्सिलरी टेबल का उपयोग किस में देखा गया जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में, या डीडीसी में, या यूडीसी में, या कोलन क्लासिफिकेशन में। तो ऑक्सिलरी टेबल्स जो बनाए गए हैं वो यूडीसी का मुख्य पार्ट होता है। यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल्स पाए जाते हैं जिसमें से 10 ऑक्सिलरी टेबल्स होते हैं, उनमें से 9 क्या होते हैं, सिंपल ऑक्सिलरी टेबल, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल होते हैं, और एक जो 10वां होता है वो स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल होता है। तो यूडीसी में दो टाइप के ऑक्सिलरी टेबल्स होते हैं, एक होता है कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और दूसरा होता है स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। यही चीज कोलन क्लासिफिकेशन में ऑक्सिलरी टेबल ना नाम देके कॉमन आइसोलेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉपीराइट संबंधी मुद्दों का कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है। तो कॉपीराइट से रिलेटेड भारत में जो अधिनियम बनाया गया है यानी एक्ट बनाया गया है वो कॉपीराइट एक्ट 1957, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 1965, या इंफॉर्मेशन एक्ट 1978, या पब्लिशिंग एक्ट 1952। ये बाकी के तीन कोई मतलब नहीं है, सही आंसर है कॉपीराइट एक्ट 1957। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भारत में कॉपीराइट से संबंधित अधिनियम 1957 में आया था। उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि क्षेत्रों में नवीनतम अपडेट उपलब्ध कराने वाली सेवा कौन सी है।
तो नवीनतम अपडेट की बात करें या लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा कहां मिलता है? लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हमेशा रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत किसमें दी जाती है? तो ये करंट अवेयरनेस सर्विसेज, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो करंट में आपको नवीनतम जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको करंट के बारे में या जो भी आपके लाइब्रेरी में नए सामग्री आए हैं उनके बारे में संदर्भ सेवा के अंतर्गत जानकारी प्रदान करना कि आपकी लाइब्रेरी में नई चीजें क्या आ गई हैं, तो उनके बारे में पाठकों को समय से जानकारी प्रदान करना, ये करंट अवेयरनेस सर्विसेज कहलाता है और ये नवीनतम अपडेट प्रदान करने वाली सेवा होती है। अगला है हाथी ट्रस्ट। हाथी ट्रस्ट किसका प्रमुख रिपोजिटरी होती है? तो हाथी ट्रस्ट की अगर बात करें तो ये रिपोजिटरी जो होती है साइंटिफिक डेटा के लिए होती है या डिजिटाइज्ड बुक एंड जर्नल्स यानी किताबों और पुस्तकों और पत्रिकाओं के डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड होता है या पेटेंट से रिलेटेड है या मैप्स एंड एटलस से रिलेटेड है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका बी होगा, यानी जो किताबें होती हैं या पत्रिकाएं होती हैं उनको डिजिटाइज करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हाथी ट्रस्ट के अंतर्गत होती है। तो हाथी ट्रस्ट किसका प्रमुख रिपोजिटरी है? तो ये रिपोजिटरी है, मतलब इसमें स्टोर की जाती है, यानी कोई भी बुक हो या पत्रिका हो उनको डिजिटाइज करना यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको स्टोर करना के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो हाथी ट्रस्ट बनाया गया। तो हाथी ट्रस्ट इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ डिजिटलाइज फॉर्म ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, यानी पुस्तकों और पत्रिकाओं का डिजिटल फॉर्म में रिपोजिट करना या डिपॉजिट करना हाथी ट्रस्ट का एक प्लेटफॉर्म का कार्य होता है। जैसे शोध गंगा है, शोध गंगा एक तरह से थीसिस का रिपोजिटरी है। शोध गंगोत्री है जो इन्फिल्मिनेट का प्रोग्राम है, उसमें सिनॉप्सिस या शुरुआती जो रिसर्च होते हैं उनको जमा करने का एक तरह से रिपोजिटरी होता है, यानी एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे जमा करते हैं साइट पे, किसी भी वेबसाइट पे आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं उसी तरीके से थीसिस भी जमा करते हैं, तो वो रिपोजिटरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका बुक्स और जर्नल होता है वो वहां पे स्टोर हो जाता है, स्टोरेज का काम करता है। बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की अगर बात करें तो टारगेटेड बैच स्टार्ट किया गया है जो हिंदी माध्यम है, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग जैसे कोर्सेज आपको कराए जा रहे हैं और मात्र 999 में, और इस समय तो ऑफर चल रहा है तो इसमें ये 30% का डिस्काउंट है। तो रिवीजन के लिए आपको सबसे बेहतर मौका है ये। 30% डिस्काउंट आप तब पा पाएंगे जब इसमें आप TOA30 यानी कहें तो ये कूपन कोड यूज करेंगे TOA30 के नाम से, और इसको हम लिख भी दे रहे हैं TOA30। कोई भी कोर्स हो आप TOA30 यूज करेंगे तो आपको जो भी प्राइस मेंशन होगा उसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला है RFID किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स या एक्सरे। तो इसका नाम ही क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसका नाम ही क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर इसका नाम होता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है? रेडियो वेव्स भी यूज की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और RFID का यूज जो होता है वो हमेशा कौन से सेक्शन में की जाती है? किताबों के आगम और निर्गम में की जाती है, सर्कुलेशन सेक्शन में, सर्कुलेशन सेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है RFID का। बिब्लियोग्राफिक मैट्रिक्स का कौन सा नियम जर्नलों में यानी पत्रिकाओं में लेखों के बिखराव यानी स्कैटर ऑफ आर्टिकल्स, स्कैटर ऑफ आर्टिकल्स का से संबंधित है? लोटका लॉ, ब्रेडफोर्ड लॉ, जिफ लॉ और पेरेटो लॉ। पेरेटो लॉ अलग चीज है। पेरेटो लॉ का मतलब होता है 80-20% रेशियो। ठीक है, 80-20% रेशियो हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे, जिसमें से कहा जाता है कि अगर 20% समस्याओं को दूर कर दी जाए तो 80% समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं, तो उसको पेरेटो लॉ कहते हैं। लोटका लॉ बता चुके हैं कि लोटका लॉ किससे संबंधित होता है? तो साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ब्रैडफोर्ड्स लॉ की अगर बात करें तो यही लेखों के बिखराव के बारे में बताने का काम करता है, जिसको स्कैटर ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा ये नियम बताया गया है और इन्हीं के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन किताब भी लिखी गई है SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा। जिफ्स लॉ की अगर बात करें तो ये वर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करता है, किसी भी आर्टिकल में
वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी किसी भी शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, उसको मेजर करने का काम करता है कौन? जिप्स लॉ। ठीक है, और पेरेटो लॉ की बात करें तो ये 80-20% रेशियो वाला कहानी है। आगे बात करते हैं, कौन सा डेटाबेस शैक्षणिक दुनिया का गूगल कहलाता है, यानी एकेडमिक वर्ल्ड का गूगल कहलाता है? तो ये होता है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर एक तरह से केवल शैक्षणिक संबंधित इंफॉर्मेशन प्रदान करने का काम करता है, गूगल स्कॉलर इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क 21 फील्ड 300 इज यूज फॉर, यानी मार्क 21 में टैग्स होते हैं, यानी फील्ड्स होते हैं, और सभी फील्ड्स के अलग अलग क्या होते हैं? रोल होते हैं। तो 300 का जो टैग है या रोल है वो किससे रिलेटेड है? तो 300 में हम हमेशा फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, पुस्तकों और ग्रंथों से संबंधित जो भौतिक विवरण होते हैं उसके बारे में 300 के अंतर्गत आता है। 300 से लेकर 399 तक की जो सीरीज होती है उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है। अगला है डीडीसी में सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सा नंबर होता है? तो सामाजिक विज्ञान के लिए 300 नंबर होता है, सोशल साइंस के लिए। आगे बात करते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन कितनी बार किया जाता है? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में कोई भी पुस्तकालय हो एक साल में एक बार जरूर होता है, तो इसका एवरी ईयर होता है। ठीक है, एक साल में हर पुस्तकालय में होता है स्टॉक वेरिफिकेशन। भारत में कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक पुस्तकालयों में संसाधन साझाकरण का समर्थन करता है? तो वैसे अगर देखा जाए शैक्षणिक पुस्तकालयों की, तो भारत में दो ही प्रकार के बड़े क्या हैं संसाधन साझाकरण के नेटवर्क हैं, एक तो है इन्फ्लिबनेट और दूसरा है डेलनेट। तो यहाँ ऑप्शन में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे डेलनेट है, तो राइट आंसर इज डेलनेट, और ये इन्फ्लिबनेट होता तो वो भी आंसर सही हो जाता। शैक्षणिक पुस्तकालयों की बात करें विश्वविद्यालय स्तर पर, कौन सी वर्गीकरण प्रणाली नए विषयों के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है? तो नए विषयों को एडॉप्ट करने की क्षमता कौन से क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी अनुकूल होता है? नए विषयों को समाहित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसको हॉस्पिटैलिटी ऑफ न्यू सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, स्वीकार्यता सबसे अधिक किस वर्गीकरण प्रणाली में होती है? तो डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा सृजित कोलन क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें नए विषयों को जगह देने की पहले से ही प्रबंध किया गया है, और इसीलिए इसको डेप्थ क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, और इसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इन चैन या हॉस्पिटैलिटी ऑफ सीरीज होता है। ठीक है, बुलियन ऑपरेटर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बुलियन ऑपरेटर्स का प्रयोग ओपेक के सिस्टम में की जाती है। आपको बताए होंगे कि जॉर्ज बुलियन इसको बनाए थे, बुलियन ऑपरेटर्स। इसमें एंड गेट और नॉट गेट तीन टाइप के गेट्स होते हैं। तो ये डाटाबेस सर्चिंग के लिए होती है, ओपेक में ये चीज बुलियन ऑपरेटर्स का प्रयोग किया गया है, और बुलियन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है अगर ज़्यादा आप डिटेल में सर्चिंग करने जाएंगे, एडवांस सर्चिंग करेंगे, तो बुलियन ऑपरेटर्स का वहाँ प्रयोग किया जाता है। दुनिया का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो दुनिया में सबसे पहली बार ब्रिटेन में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया था, और वो भी 1850 में। ये एक तरह से आधार है भारतीय जो अधिनियम है पुस्तकालयों के लिए, तो दुनिया के लिए ये आधार है ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, क्योंकि पहली बार 1850 में ही ब्रिटेन में पुस्तकालयों के लिए नियम कानून और बनाए गए थे। कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का सिद्धांत पुस्तकालय संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग पर जोर देता है? तो यहां पे बात हो रही है पुस्तकालय संसाधन, यानी बात करें तो लाइब्रेरीज रिसोर्सेज का सर्वोत्तम उपयोग पर जोर देता है। थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ या सेकेंड लॉ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुस्तकालयों के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर बल देता है, बुक्स आर फॉर यूज। तो ये तो बुक्स आर फॉर यूज यानी पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया है, गलत हो गया है। ये फर्स्ट लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज। अगर सेव द टाइम ये सही है, फोर्थ लॉ। फिफ्थ, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। एवरी रीडर हिज हर बुक, तो बिल्कुल सही है। अब सही हो गया, ये गलत हो गया था। फर्स्ट लॉ कहता है कि पुस्तकें उपयोगार्थ होती हैं, बुक्स आर फॉर यूज। तो पुस्तकालय के संसाधन सर्वोत्तम प्रयोग पर जोर देने वाली बात जो होती है वो होती है फर्स्ट लॉ, यानी जो भी पुस्तकें होती हैं, पाठ्य सामग्री होती हैं, उनका उपयोग करने उपयोगार्थ होती हैं, यानी उपयोग करने के लिए बनाई गई होती हैं, सजाने के लिए नहीं होती हैं, घर में रखने के लिए नहीं होती हैं, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो उसके लिए पुस्तकालय के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग की बात कौन करता है? बुक्स आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें उपयोगार्थ होती हैं।
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मार्क 21 टैग 245 इज यूज्ड फॉर विच बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स। तो 245 का जो टैग होता है किसके अंतर्गत, मार्क 21 के अंतर्गत, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग 21 के अंतर्गत। तो 245 जो बताता है हमको किसके बारे में बताने का काम करता है, तो टाइटल स्टेटमेंट्स के बारे में, आख्या विवरण के बारे में बताने का काम करता है 245। लाइब्रेरी कंजोर्टिया, कंजोर्टिया से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। लाइब्रेरी कंजोर्टिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी कंजोर्टिया, इंप्रूव रेफरेंस सर्विसेज, कोलैबोरेटिव रिसोर्स शेयरिंग या इनहेंस कैटलॉगिंग या प्रमोट लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन तभी होता है जब लोग एक सहयोग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए, तो इसी को कंजोर्टिया कहते हैं, कोलैबोरेटिव रिसोर्स शेयरिंग। प्रिसीजन शब्द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में किसका द्योतक है, यानी एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल यानी सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, सूचना पुनः प्राप्ति के लिए जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर डाउट नहीं। अगर 9.999 है तो उसको हम 10% नहीं कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे प्रिसीजन का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा, तो रेशियो ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव्ड, यानी अगर 100, अगर कोई चीज हम कीवर्ड डाल रहे हैं और 100 रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें कितना परसेंट ऐसा डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव है जो हमारे सर्च से रिलेवेंट है, 80% है, 70% है। तो इस तरीके से रिलेवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात होती है जो सर्च हम करते हैं। तो रेशियो कितना है, अनुपात कितना है जो हमको प्राप्त, पुनः प्राप्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितना रिलेवेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो उसी को जानने की प्रक्रिया को हम प्रिसीजन कहते हैं। 100% अगर हमने 100 रिजल्ट आया और 100 के 100 रिलेवेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे प्रिसाइज तरीके से रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला हम पॉइंट बात करेंगे, ASCR 2 के अनुसार मेन एंट्री का उद्देश्य क्या होता है, तो टू प्रोवाइड सर्कुलेशन डेटा, या टू गिव कंप्लीट कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन, या टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक, या टू क्लासिफाई द बुक। तो कहने का मतलब मेन एंट्री केवल एक ही होती है, और उस मेन एंट्री में पुस्तक से संबंधित सभी संपूर्ण जानकारी उसमें लिखित होती है, प्रविष्टि के रूप में एंट्री की जाती है। तो टू गिव कंप्लीट कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन, इसमें सूचीकरण से संबंधित सभी सूचनाओं को समाहित की जाती है, जो ASCR 2 के अंतर्गत मेन एंट्री होती है। इवन की जो कोई भी मेन एंट्री हो ASCR 2 के अंतर्गत कहा जाए, या रंगनाथन जी के CCC के अकॉर्डिंग कहा जाए, ठीक है। सिटेशन एनालिसिस किससे संबंधित होता है, तो सिटेशन एनालिसिस इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो सिटेशन एनालिसिस यानी जो कितना संदर्भ लिया गया है, साइटेशन लिया गया है, तो उसका मेजरमेंट करने की प्रक्रिया बिब्लियोमेट्रिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा ओपेक का लाभ है, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग की बात कर रहे हैं। तो मोर टाइम कंज्यूमिंग यानी ज़्यादा ही समय लेता है, डिफ़िकल्ट इंटरफेस यानी बहुत मुश्किल, ये क्लिष्ट ये इंटरफेस होता है इसका, या रियल टाइम सर्च एंड अपडेट्स मिलता है, यानी तुरंत आप जो भी सर्च करते हैं तुरंत सर्च होता है और उसका अपडेट मिल जाता है, या नॉट यूजर फ्रेंडली। तो रियल टाइम इसमें सर्च एंड अपडेट्स मिलता है किसके जरिए, ओपेक के जरिए, जिसको हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन सर्च में एंड ऑपरेटर का कार्य क्या होता है। हम बता चुके हैं कि बुलियन जो लॉजिक गेट के तौर पर काम करता है, इसमें 3 टाइप के गेट होते हैं। एक होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। तो अगर इन तीनों गेट की अगर बात करें, तो एंड गेट अगर मान लीजिए कोई 3 चीजों को मिलाकर अगर सर्च कर रहे हैं, तो ये सर्च तभी मिलेगा जब तीनों को कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो ऐसी संभावना कम होगी, क्योंकि तीनों चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसमें रिजल्ट बहुत कम आता है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट कम आता है, यानी नेरो होता है। और गेट की बात करें, तो अगर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन सर्च कर रहे हैं, तो अगर इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मैच कर गया तो आपको रिजल्ट आ जाता है, तो इसके रिजल्ट अधिक आते हैं, ठीक है। और अगर नॉट गेट की बात करें, तो कोई भी सर्च करते हैं, उसका ओपोजिट अगर आपको प्राप्त होता है, तो इसकी सबसे अधिक संख्या होती है। यानी एक को छोड़कर सब मिलेगा, यानी सबसे अधिक इसकी संभावना होती है रिजल्ट की। तो अगर सबसे कम रिजल्ट प्राप्त किससे होता है, तो एंड गेट से होता है, और एंड गेट से कम अगर रिजल्ट मिलेगा तो ये किस प्रकार का सर्चिंग होगी, नैरो सर्चिंग होगी, ठीक है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्फिलिमिनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग किस स्थिति में होता है? तो टू आर्टिकल साइट्स इच अदर, या टू आर्टिकल साइट ए कॉमन डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट्स हैज नो रेफरेंसेस, या रेफरेंसेस लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट। तो कपलिंग का मतलब होता है कि देखा जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का जो सोर्स है वो दूसरे डॉक्यूमेंट से कितना मिलता जुलता है, तो कपलिंग की बात होती है, यानी कॉमन डॉक्यूमेंट्स को मेजर की जाती है। तो दो आर्टिकल में कितना कॉमन डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसके लिए ये टर्म यूज की जाती है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। तो इतने तक ही हम लोग आज के 15 मिनट्सों में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले 15 मिनट्सों में नए क्वेश्चन के साथ, फ्रेश क्वेश्चन के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोग तब तक इंतजार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट में जरूर आप लोग बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और कोई भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो उसको जरूर बताएं। थैंक यू क्लास।